नमस्कार। आज हमारे साथ बहुत खास मेहमान मौजूद हैं, लॉर्ड रमी रेंजर। सर, स्वागत है आपका, क्योंकि आप भारत आए हुए हैं और भारत इस साल 75 साल मना रहा है, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आप क्या सोचते हैं इस। मैं बड़े गर्व से सोच रहा हूँ कि 75 साल में हम एक विश्व की बड़ी ताकत बन गए हैं। इकोनॉमी में भी, मिलिट्री में भी, मैन्युफैक्चरिंग में भी, हर तरह से हमने तरक्की की है और स्पेस में भी चले गए हैं और दुनिया को भी हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो आज भारत का नाम बड़े गर्व से या रिस्पेक्ट से लोग लेते हैं और हर आदमी इंडिया के साथ रिलेशनशिप बनाना चाहता है कि हमारी सिचुएशन ऐसी अच्छी हो गई है कि हमें लोगों के पीछे भागना नहीं पड़ता, लोग हमारे पीछे भाग रहे हैं। और शायद यही वजह है कि इस बार ब्रिटेन ने 75 ऐसी स्कॉलरशिप भी जारी की हैं और बहुत सारी चीज़ें हो भी रही हैं आज़ादी के 75 साल के अवसर पर। तो क्योंकि आप लॉर्ड हैं वहाँ पर खुद, तो हम ये जानना चाहेंगे कि जब आप दूर से देखते हैं, ब्रिटेन में बैठकर, लंदन में बैठकर देखते हैं भारत को, तो आपको नहीं लगता कि 75 सालों में भारत बहुत बदल गया? भारत के साथ मेरा कनेक्शन है डेली का, दिन का। क्यों कहते हैं आप हिंदुस्तानी को बाहर ले जा सकते हो इंडिया से, पर इंडिया को भारत के नागरिक के दिल से निकाल नहीं सकते। क्योंकि हमारा जो संबंध है, हमारे रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, हमारे लीडर हैं, नेता आते जाते रहते हैं। आज अब वो कहते हैं अब दिल्ली दूर नहीं है, अब लंदन दूर नहीं है। लंदन तो डोमिनेट करता है इंडियन बिजनेसमैन के साथ, इंडियन पॉलिटिशियन के साथ, इंडियन रेडियो, कल्चर, टीवी, इंडियन रेस्टोरेंट, खाना हमारा नंबर 1 हो गया है। तो क्योंकि मैं जब 30-40 साल कहता था कि हम एक डेवलपिंग कंट्री से आए हैं, लेकिन हमारी जो फ़िलासफ़ी है वो 5000 साल पुरानी फ़िलासफ़ी है। हम सोने की चिड़िया थे, हम दुनिया में सबसे आगे थे, साइंस में, एस्ट्रोनॉमी में आगे थे, मेडिसिन में आगे थे, आर्किटेक्ट में आगे थे। देखो मंदिर जाके देखो, क्या ज़बरदस्त ब्यूटीफुल बिल्डिंग है। लेकिन हमारी किस्मत ख़राब थी, हम यूनाइटेड नहीं थे। हम छोटे छोटे बटवारे राजे महाराजे आपस में लड़ते रहते थे। तो बाहर से लोग आए, उन्होंने देखा इनको तो इजीली हमने कैप्चर करा। उन्होंने आके फिर 1000 साल हमें वो नाक रगड़ाए, वो हमारा मंदिर तोड़े, हमारी सभ्यता को चेंज करने की कोशिश की। लेकिन कुछ हद तक वो सक्सेस हुए, लेकिन कंप्लीटली नहीं कर सके, कि हमारी सभ्यता इतनी स्ट्रांग थी कि हम बच गए। और अब हम यूनाइटेड हैं, इकट्ठे हैं। हमारी सारी जो इंडिया है, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक एक हो गए हैं। असम से लेके कलकत्ता से लेके कहीं भी जाओ तो वी आर वन। रेल, रोड, करेंसी, लैंग्वेज, हिंदी से हम जुड़ चुके हैं। तो इसलिए हम वो एक पावर बन गए हैं। अभी देखो चाइना कितनी ट्राई कर रहा है, लेकिन उसका दाल गल नहीं रही। पाकिस्तान ने 4 युद्ध किए हमारे साथ, 4 दफ़ा उसकी दांत तोड़ा के गया, वो इंडिया से बेइज्जती करा के गया है जी। लेकिन अभी वो हमारी जो सभ्यता थी पुरानी, वो रिवाइव होने वाली है। हम फिर एक दिन सोने की चिड़िया बनेंगे। कहते हैं यू कांट कीप ए गुड पर्सन डाउन। जो वैल्यू हमारी है, जो हमारी सभ्यता है, उसने दुनिया में इन्फ्लुएंस करना है, कर रही है। हमारे लीडर जैसे गांधी जी थे, वो गांधी जी इंडिया के नेता ही नहीं थे, उन्होंने विश्व में अपना रोल दिखाया। मार्टिन लूथर जो थे, मार्टिन लूथर अमेरिका के सिविल राइट मूवमेंट, वो वॉज इंस्पायर्ड बाय हमारे लीडर महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के देख के साउथ अफ्रीका में जो महात्मा गांधी ने शुरू किया था अपार्टाइड के अगेंस्ट, आज देखो वो वहाँ कालों का राज है। तो मार्टिन लूथर ने बड़े बड़े बराक ओबामा, ये बड़े इन्फ्लुएंस किया। महात्मा गांधी एक ऐसा इंसान है जिसकी सबसे ज़्यादा स्टैम्प्स निकली हैं दुनिया में, डिफरेंट कंट्री ने, कि कितना उनको दिया है। दी ओनली पर्सन जिसका ज़्यादा स्टैम्प है वो राजा है, क्वीन इंग्लैंड की, वो तो क्वीन है। लेकिन भारतीय नागरिक की फ़ोटो 60 कंट्रियों ने छापी हो, तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। सर, क्योंकि अब आपसे बात हो रही है, तो हम ये भी समझना चाहते हैं कि फ्रॉम नथिंग टू एवरीथिंग जो आपने किताब लिखी, और इमिग्रेशन से लॉर्ड बनने तक का सफ़र,
क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत सारे वीडियोस इंटरव्यूज़ हैं, लोग कमोवेश जाकर पढ़ते भी हैं, आपको देखते भी हैं, सुनते समझते हैं, लेकिन हम वो जानना चाहेंगे जो अब तक आपने किसी को नहीं बताया। वो कैसा, वो पल कैसा था जब इमिग्रेशन, एक इमिग्रेंट से आप लॉर्ड बनते हैं, वो पल कैसा था और बीच में क्या कुछ हुआ, क्या परेशानियाँ थी? मैं तो कभी ये ख्वाब भी नहीं ले सकता। जब मैं इंडिया में था, मेरा सबसे बड़ा जो ख्वाब था कि मेरे पास एक साइकिल हो। अब भगवान ने रोज़ रॉयस भी दे दी है जी, 8 दफ़ा क्वीन से इनाम भी मिल गया, बिजनेस भी 130 कंट्री में चलेगी। ये सब मेरी माँ जो थी, क्यों मेरे फादर को तो शहीद कर लिया, वो पाकिस्तान बनाने के अगेंस्ट थे। उन्होंने बड़ा मुस्लिम लीडरों को कहा कि तुम ये गलत काम कर रहे हो, कि एक कंट्री जब नफ़रत से बनेगी तो फिर नफ़रत से ही फैलेगी आगे। यहाँ कभी आज हम यूनाइटेड हैं और अंग्रेज़ हमसे डर रहे हैं। हम जब राइवल बन जाएंगे, एक दूसरे के हमारे अलग रास्ते हो जाएंगे, हमारी कोई चीज़ सिमिलर नहीं होगी, हमारे दुश्मनी पड़ जाएगी। ना करो, ये काम मत करो। भारत माँ है, ये कोई दुकान नहीं जो भाइयों में बांट लोगे। माँ को तोड़ के कोई बच्चा चैन से नहीं रहेगा। आज उसका हाल देख लो क्या है। मेरे बाप ने कहा, लेकिन वो एक दिन डीएवी स्कूल के बच्चों ने जुलूस निकाला पाकिस्तान के अगेंस्ट, वो राइट्स में फंस गए। मेरा बाप लीडर था, वो छुड़ाने गया, बच्चे तो छुड़ा लिए लेकिन अपनी जान उनकी चली गई। तो वो शहीद हो गए देश की यूनिटी के लिए। आज उनका अमृतसर में स्टैचू लगा है, गोल्डन टेम्पल में उनकी फ़ोटो लगी है, क्यों किसी का अच्छे कॉज के लिए शहीद हुए हैं जी। हमने भी मरना है, लेकिन जो अच्छे कॉज के लिए करे उसको दुनिया याद करती है। तो मैं बड़ा प्राउड फील करता हूँ कि मेरे फादर ने इतनी बड़ी सेक्रीफाइस दी और इतना बड़ा उनको 75 साल पहले वार्निंग देता रहा कि डोंट ब्रेक अप इंडिया। उनकी किताब भी है डोंट ब्रेक अप इंडिया, तो बड़ी की। लेकिन तो हमारी जो वैल्यूज़ हैं, देखो 1947 में 2 कंट्री बनी थी। एक के लोगों को धर्म के नाम पे प्रमोट करना है, बिल्कुल। एक बनी थी लोगों को प्रमोट करना है धर्म के बजाय, कोई धर्म उसका नहीं है। तो दोनों कंट्री का हाल देख लो, इंडिया कहाँ चला गया। सर, कभी ऐसा हुआ कि ब्रिटेन में जब आप गए इतनी मुश्किल हो गई कि ऐसा लगा कि सब कुछ छोड़ के यार वापस चलते हैं वतन, कम से कम 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी, रहने को छत हो जाएगा, लेकिन ऐसा कभी हुआ, स्थिति आई? ये हुआ, क्योंकि मैं जब गया था यहाँ से, मैं सबसे छोटा था, तो मैं माँ को ब्लफ करके गया था कि मैं वहाँ बारट लॉ पढ़ के आऊँगा तो यहाँ मुझे पैसे अच्छे कमाऊँगा। तो मेरा भाई वहाँ था, उसने कहा मत आना, ये बड़ा सख्त है कांड। मैं उसको बोला तू जेलस करता है, तू मेरे को खुश नहीं देखना चाहता। कहता तो आना तो आ जा। तो मेरे पास उस पर मोटरसाइकिल था, तो मैंने मोटरसाइकिल बेचा, रेडियो जो मेरी चीज़ें बेच बूझ के मैं किराया करके। कितना पैसा आया बेचने का? वो 10,000 रुपये चाहिए था उस वक्त। 5-6 का था, मोटरसाइकिल बिक गया, 2-4 इधर उधर करके हम पहुँच गए। जब मैं पहुँचा तो वो तो पैसे मांगते हैं, स्टूडेंट के लिए फ़ीस चाहिए, उन्होंने लॉ बना दिया। जब मेरा भाई कहता मेरे पास तो पैसे है नहीं, तो मैं क्या अब कैसे हो गया। मैं इधर देखा कोई ग्रांट नहीं, कुछ नहीं। फिर मैंने बोला मैं वापस जाता हूँ। तो मैंने कहा जब वापस जाऊँगा, कहेंगे बॉम्बे से वापस आ गया, ये झूठ बोलता है, गया ही नहीं। और मेरे को मोटरसाइकिल भी नहीं, अभी मैं 4 पैसे कमा के जाता हूँ। तो मैं 4 पैसे कमाने के चक्कर में जहाँ जाऊँ वो कहते तेरे पास एक्सपीरियंस है। हमारी जो वैल्यू इंडियन की थी बहुत कम थी उस वक्त। हम सब स्ट्रगलिंग कम्युनिटी थे, हम इतने कामयाब नहीं थे जितने अब हैं। तो जहाँ भी जाना उन्हें कहते तेरे पास एक्सपीरियंस नहीं, नॉलेज नहीं, कुछ नहीं। बड़े लोगों ने कहा इसको पता नहीं काम आएगा नहीं आएगा, इसका दिमाग है कि नहीं, परसेप्शन होती है ना, उनका ख्याल था। पर लेकिन anyway, हार के मैंने कारें साफ़ करने की जॉब ली, कार क्लीनर। ब्रिटेन में मैं कारें साफ़ करने लग गया कि पैसे करके जाऊंगा। फिर मैं कितना मिलता था तब? है कितना मिलता था, पैसे कितने मिलते थे? मुझे 7 पाउंड मिलते थे, 7 पाउंड 50। ओके। आजकल 10 पाउंड 12 पाउंड घंटा मिनिमम है बाय लॉ, कि आज मैं 7 पाउंड हफ्ते में मिलते थे मुझे, जिसमें 2 पाउंड का कमरे का किराया देता है, 2 पाउंड का खाना खाता है, 2 पाउंड बेच के जोड़ता था। एनीवे, तो वो क्या हुआ, एक दिन मैं आ रहा था रास्ते में और उन्होंने लिखा था KFC, जो कंटकी फ्राइड चिकन है ना, ओपनिंग सून, कुक रिक्वायर्ड, नो एक्सपीरियंस नीडेड। मैं तो घुस गया अंदर। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, 35 पैनी घंटा, उस वक्त 35 पैनी घंटा में मैंने वो कुक लगा। मैं पढ़ा लिखा तो था, मेहनती था। मेरी माँ ने मेरे को बहुत समझा रखा था, बेटे
तू गलत कोई काम नहीं करना, पैसा कमाते हो इज्जत के लिए, जब तेरी इज्जत है उस पैसे का कोई काम नहीं, पैसा तो स्मगलर के पास भी है, ड्रग डीलर के पास है। तू अपने बाप, शहीद तेरा बाप है, उसका स्टैचू लगा है, उसकी गोल्डन टाइम फोटो है, तो उसका नाम मत खराब। तो मैं वो सोच के मैं मेहनत करता रहा बड़े प्यार से, उस जो भी कहते करते करते मैं वो उन्होंने देखा ये पढ़ा लिखा आदमी है, इसको प्रमोशन कर देते हैं, तो मुझे उन्होंने असिस्टेंट मैनेजर बना दिया KFC में। असिस्टेंट मैनेजर में अच्छा काम किया, किसी को मैंने तंग नहीं किया, ऑनेस्टी से किया, मेहनत किया। जब उन्होंने कहा एटीट्यूड दिखाया तो मैं मैनेजर बन गया। उन्होंने मुझे सबसे डिफ़िकल्ट जॉब जो होती है ना कंटकी फ्राइज में, उसमें मैनेजर बनाया मुझे। और मैंने को तो जैसे होता ना, मुझे ऐसा चीज़ कभी सोचा भी नहीं था कि मैं मैनेजर बन जाऊँगा। यहाँ मैं मैनेजर बना, मैंने दिल ला के काम किया, इतना काम किया, मेरी कंपनी नंबर 1 हो गई 400 दुकानों में। मेरी सेल इतनी बढ़ गई, मैं लोगों से बड़े प्यार से बात करता था, क्या चाहिए, क्या पियोगे, खाओगे। वो अदब जो भारतीय संस्कृति में आपको देखने को मिलती है। तो हमें मेरी माँ ने मुझे कहा था, जो कस्टमर है वो भगवान का रूप है, वो कुछ देने आया है, उससे बड़े प्यार से मिलने। जो मेरी माँ की जो एजुकेशन है, हर जगह पे मुझे वो याद रहती थी और मुझे उसका गाइडेंस मिल जाती थी। वो कहती बेटा ये भगवान का रूप है, कुछ देने आया है तो उससे प्यार से मिल। तो मैं बड़े प्यार से मिलता, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, क्या कर सकता हूँ, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, कौन सा चिकन पीस चाहिए, आप कोका कोला लेंगे। वो करते करते मेरी सेल सबसे ऊपर हो गई। फिर उन्होंने मुझे एरिया मैनेजर बना दिया। मैं 10 दुकानों का इंचार्ज हो गया, हैं जी। तो मैं 10 दुकानें रन की, वो भी मैंने कमाल की हर रोज़। क्योंकि मेरी माँ ने कहते बेटा देखो 5 चीज़ें तुम्हें ज़रूर याद रखनी है। सेल्फ रिस्पेक्ट, तेरी इज्जत तेरे हाथ है, ते तू गलत काम करेगा तो बेइज्जती कराएगा। कमिटमेंट जरूर दिखाना अपने काम की, घड़ी देखते रहेगा तो काम कौन देखेगा। वर्क एथिक जरूर करना, किसी ने तनख्वाह दी है तो उसको पूरा हक देना। दूरंदेशी दिखाना, विजन दिखाना, कैसे तरक्की करनी है। और लोगों को ऐसे एम्पैथी करना, ऐसे ट्रीट करना जैसे तू चाहता है तेरे को वो करें, प्यार से करना। ये नहीं कि मैं आई एम ऑल राइट, मैं ऑल राइट, तेरी ऐसी की तरह, ये नहीं। लोगों को अगर कोई खुश करोगे, बेनिफिट करोगे, तेरी इज्जत ज़्यादा होगी। तो उसी करके मैं करते 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 फिर मैंने जब अपनी बिजनेस शुरू की जी, 2 पाउंड से मैंने शुरू की इन ए शेड, सर्विस इंडस्ट्री, शिपिंग गुड्स एंड ऑल दैट। तो वो मेरी माँ की बातें याद थी कि कस्टमर भगवान का रूप। मैं सब उनको बोलता था कि आपको कोई नुकसान होगा मैं वापस भरूंगा। पैसा तो कमा लेते हैं लेकिन कस्टमर चला गया 10 और ले जाएगा। तो मेरी रेपुटेशन बढ़ती गई। तो मेरी आज बिजनेस 130 कंट्री में है। 5 दफ़ा कोई ने मुझे इनाम दिया। 2 पाउंड से कहाँ पहुँचे आप? 200 मिलियन। 200 मिलियन, हाँ। और ये 50 सालों की मेहनत है? नहीं, ये 25 साल की है। 25 साल की। पहले 20 साल तो मैं 25 साल तो लोगों के लिए काम करता रहा ना, अकल आती रही मुझे, एक्सपीरियंस आता रहा। तो ये 30 साल की मेहनत है। तो उसमें मैं सबसे ज़्यादा मुझे 8 दफ़ा कोई ने ऑनर दिया है। तो ये 200 मिलियन पाउंड है? हाँ, पाउंड है जी। तो आज मेरा नाम है बड़ा, हाँ बिल्कुल, भगवान का। और फिर मैंने सोचा कि देखो पैसा तो बना लिया, हमारे लोगों की यहाँ इज्जत नहीं है, हमें युगंडा से धक्के मार के निकाल दिया। क्योंकि हम पैसा कमाते थे, पब्लिक लाइफ में नहीं थे, पॉलिटिकल लाइफ में नहीं थी। तो मैंने फिर 20-25 साल लगाए, दरवाजा ठोक ठोक के बताया कि हम यहाँ इमिग्रेंट नहीं हैं, हमारे बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन भी हो गए, अब कब जाओगे वापस, जाना तो है ही नहीं। तो यहाँ इस योगदान लो, इस कंट्री में हिस्सा लो, नहीं तो वो पाकिस्तानी आपके लॉ बनाएंगे एक दिन, है जी, बांग्लादेशी आपका लॉ बनाएंगे। तो आप है ही नहीं, आप बिजी में पैसा बनाए। पढ़ा कि आपने बहुत सारे फंड्स भी दिए तमाम पार्टियों को और तमाम देना पड़ता है, क्योंकि वो भी यहाँ से इंडिया से सीख के भाईचारा, चारा डालो तो भाई बन जाते हैं ना। तो ये सब मैंने सीखा यहाँ से कि लोगों को कुछ दोगे तो आपके साथ आएंगे ना, कोई फेरी। तो फिर करते करते मैंने लोगों को डराया कि गुप्ता जी आपके घर को आग लगेगी, फायर ब्रिगेड नहीं आएगी। उन्होंने पता है कि तू बड़े घर में रहता है, तेरे बच्चे प्राइवेट स्कूल जाते हैं, तेरी कार इतनी बड़ी मर्सिडीज 500 खड़ी है, तेरी वाइफ की ज्वेलरी है, तू रेस्टोरेंट का शादियाँ बड़ी बड़ी करता है, तेरे घर को आग लगे, ओह क्या करूँ। मैं कहा पार्टी में ज्वाइन करो, पॉलिटिकल बनो, उनको पता लगे कि तुम अगर डेमोक्रेसी में तुम वोट नहीं देते तो तुम एग्जिस्ट नहीं करते। डेमोक्रेसी में अपना हिस्सा डालो, आपको ये वोट का मिला है। करते करते 20-25 साल लगे, लोगों को डराया, किसी को कहा तेरे बच्चे को रेसिस्ट
कोई अटैक करेगा, खून चल रहा होगा, पुलिस नहीं आएगी। मैं क्या, जूइश पीपल को यही किया था उन्हें जर्मनी में, है तुम ये बनना है कि तुम्हें गैस चैम्बरों में डालें ये हैं? फिर डरे, फिर आस्ता 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 मैं ले आया उनको। मैं कहा बड़ा पैसा कमा लिया है, अब देश की भी कुछ डिसीजन मेकर बनो। फिर वो करते करते, क्योंकि उनको फिर कहा कि देखो जी दिल्ली का रास्ता सब देते हैं, दिल्ली की टिकट कोई नहीं देता। मैंने उनको बोला मैं तुझे पॉलिटिक्स भी सिखाऊंगा और पैसा भी दूंगा, लेकिन तू पॉलिटिक्स में आ जा। इंडियन को बोला कि नहीं आएगा तो हमारा भविष्य खराब है। तो करते करते अभी हम बहुत स्ट्रांग हो गए हैं। तो हमने देखो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, कल्चरल कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, अब पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। ये तो मतलब वाकई में बहुत बड़ी बात है। एक और बात मैं समझना चाहूँगा सर आपसे कि जब आपने शुरुआत की, ये सब चीज़ें हो रही थी, जब आपको लॉर्ड बनाया गया, फ़ोन आता है या टेलीग्राम आता है, कहाँ थे आप, क्या कर रहे थे, अंदाज़ा भी था कि ऐसा होने वाला? अरे मैं तो अपनी बिजनेस कर रहा था, तो मुझे एक दिन लेटर आया था, प्राइवेट कॉन्फिडेंशियल लेटर एड्रेस टू मी। खोला, उसमें लिखा था प्राइम मिनिस्टर इज प्लीज टू कंसिडर यू फॉर ए लाइफ पेरेज। और क्या कर रहे थे आप? कमरे में बैठे थे? कमरे में बैठे, जो जब लेटर आते हैं ना सब मैं खोलते, मेरे जो मेरे नाम के प्राइवेट है वो तो मैं ही खोलता हूँ। जब खोला लिखा प्राइम मिनिस्टर इज डिलाइटेड टू अपॉइंट यू ए लाइफ पेरेज, लाइफ में सारी ज़िंदगी तक तू लॉर्ड रहेगा अभी, है जी। आई होप यू विल एक्सेप्ट दिस ऑनर, इफ़ यू डू प्लीज़ साइन दिस पेपर एंड सेंड इट टू मी। ठीक है जी। सो मैंने वापस भेजा, मैंने कहा ये वो, मैं तो भगवान के घर, कहते चिड़ी के घर भगवान आ गए। हाँ जी, ये क्या होगा। मैं फिर उसको लिख के भेजा, मैं आऊँगा। फिर उन्होंने वेटिंग करते हैं, वेट सिस्टम करते हैं कि इसका कोई VAT का फ्रॉड नहीं, कोई इनकम टैक्स का नहीं, वो क्रिमिनल रिकॉर्ड। वो फिर 2-3 महीने वेटिंग में शुरू हो गया काम सारा। जब फिर वो कमीशन होता है, यह पार्लियामेंट्री कमीशन, उसमें चेक करके फिर मुझे उन्होंने किया कि ऑन दिस डेट तुमने आना है हाउस ऑफ लॉर्ड में कसम लेने के लिए। क्वीन के ऊपर लेते हैं कि तुम फेथफुल रहोगे इस कंट्री को, ये करोगे वो करो। मैं फिर वो कर लिया। तो जब लेटर आया तो पहला फ़ोन किसको बताया कि? वाइफ को बताया। अब अगर माँ होती तो माँ को बताता, माँ तो चल बसी थी। मेरी माँ अगर जीती, जिसकी सारी आशीर्वाद, जिसकी सारी एजुकेशन है, मैं ज़िंदगी में कहता हूँ, मुझे वो कहते हैं ना हर इंसान के पीछे एक औरत होती है, मेरे पीछे 3, मेरी माँ, मेरी वाइफ, फिर ये प्राइम मिनिस्टर टीरेसा मे, 3 औरतों का योगदान है जो मैं यहाँ बैठा हूँ। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता आदमी, यानी कि मुझे दिखते हैं मेरे पीछे बहुत कुछ है। ठीक है ना। तो ये सब जब कुछ हो गया, जब आप लॉर्ड बन गए, लॉर्ड बनने के बाद अलग महसूस कर रहे थे या पहले की तरह सामान्य ज़िंदगी थी, या बहुत कुछ जिम्मेदारी आ गई? और जब जिम्मेदारी आई तो चुनौतियाँ भी साथ में आई होंगी? पहले तो मुझे कई महीने पता ही नहीं था कि मैं लॉर्ड बन गया हूँ। मैं तो उस तरीके करता जब लोगों ने मुझे डिफरेंट अंदाज से देखना शुरू किया फिर मुझे लगा कि मेरे पर आ गए भाई मैं तो अभी कुछ बन गया हूँ। तो करते करते फिर मैंने सोचा कि अब मेरे भगवान ने इतना बड़ा रोल दिया है, कोई अच्छे काम करें कि ज़िंदगी दोबारा तो आएगी नहीं, ये ज़िंदगी नहीं मिलेगी दोबारा। तो मैं फिर सोचा कुछ चैरिटेबल काम कर लेते हैं। मेरे को भी लोगों ने बहुत हेल्प की थी। मैं बचपन में था, लोगों ने आपको मदद की? मेरे लोगों ने, किसी ने मुझे कपड़े दे दिए, किसी ने फीस माफ़ कर दी, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने स्कॉलरशिप दिया। तो मेरे फैमिली वाले ने जो, मैंने फिर सोचा ये जो गिविंग है वो गुड है। अगर भगवान ने मुझे कुछ ज़्यादा दिया है जो मैं नहीं, मेरे को ज़रूरत से ज़्यादा किसी एक काम आ जाए। फिर मैं जो स्टूडेंट थे ना, उनकी यूनिवर्सिटियों में जाके मैंने फिर दान देना शुरू किया। पढ़ा ये सब आपके बारे में? हाँ, मैं वो दान दिया कि ये बच्चों जो हैं इनको एजुकेशन में जो भी मदद चाहिए दो। और जैसे विमेन है, विमेन एम्पावरमेंट, या कैंसर है, कैंसर की स्टडी करनी है उसको पैसा चाहिए। या जैसे मिलिट्री, एक ब्रिटिश की मिलिट्री चैरिटी है कॉम्बैट स्ट्रेस, जिसमें जो ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं, शॉक लगता है या मेंटल हो जाता है, उनको जब हम भेजते हैं तो बड़े जवान होते हैं, जब आते हैं बेचारे आर्मी में किसी की लात नहीं, वो डिप्रेस होते हैं। तो उनको मदद करने के लिए भी मैंने योग किया। फिर एक प्रिंसेस ट्रस्ट है, जो बच्चे बिगड़ जाते हैं, नालायक हो जाते हैं, माँ बाप कंट्रोल,
उनकी चैरिटी, उनको बच्चों को जाके समझाना कि देखो मेरा भी बाप नहीं था, मेरे पास भी पैसे नहीं थे, लेकिन मैंने गंदा रास्ता नहीं। ये आपने किताब में लिखा भी है कि ज़रूरी नहीं है कि बेहतर बनने के लिए कुलीन वर्ग में और एक अच्छे घर में। मैं वो लिखता हूँ कि सक्सेस होने के लिए तुम्हें ना अमीर बाप चाहिए, ना बड़ी एजुकेशन चाहिए, ना तुम्हें कोई फैमिली वेल्थ चाहिए, तुम्हें वैल्यू चाहिए। वैल्यू जो है ना बड़ी इंसान को अच्छा बनाती है, बैड वैल्यू से बंदा गलत हो जाता है। अगर आप प्यार करते हो लोगों से तो आप लोगों को प्यार करेंगे, इंसानियत से बात करते हो तो इंसानियत से बात, तो आपकी जो वैल्यू है, आपका एटीट्यूड है, वो आपको लोगों को अट्रैक्ट करता है कि इसकी गुण क्या है। तो अपने गुण से चलोगे। जब आप काम करते हो, हमने कारों साफ करने से काम करके कहाँ पहुँच गए, तो शुरुआत तो जहाँ भी करो वो एंड नहीं है, वो तो बिगिनिंग है ना। लेकिन आप अपनी एटीट्यूड से, अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से आप जहाँ, क्योंकि बंदा उसको भी प्रमोट करता है ना जो उसको, बॉस को तंग नहीं करेगा। अगर आप इस लेवल पे उसको तंग कर रहे हो तो आपको कौन प्रमोट करेगा। जब आप छोटे लेवल पे ही हेराफेरी कर रहे हो, बदतमीजी कर रहे हो, लेज़ी हो, कभी आते हो कभी नहीं आते, झूठ बोलते हो, तो आपको कौन मैनेजर बनाएगा। तो ये जो आप छोटी जॉब में कामयाब नहीं हो तो बड़ी में तो कभी हो ही नहीं सकते। तो ये मैं बच्चों जाकर पढ़ाता हूँ तो बड़े खुश हो जाते हैं कि ये हमारी तरह, ये देखो कुछ भी नहीं था, रेफ्यूजी हो गया, कंट्री भी गई, बाप भी गया, घर भी गया, तो फिर हम रेफ्यूजी कैंप से आए हूँ, पर लेकिन हमने गंदा काम, क्राइम का नहीं दिया, उसमें कोई फ्यूचर नहीं है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि ब्रिटेन के लोग सोचते हैं अरे ये देखो भारतीय है, आके इसने पैसे भी हमारे कमा लिए, ये सब हमारा ले गया, ये तो लॉर्ड भी बन गया। तो वो भी लोग होता है ना कि देखते हैं कि आपने बाहर से आके इतना कुछ हासिल कर लिया, पड़ोसी वाले देखो यार ये तो। ये फिर मैं अपनी माँ की बात बताता हूँ। मेरी माँ कहती है बेटा इनकम टैक्स और जेलसी बड़े भागों वालों को लगती है हैं, जो भागशीन होते हैं ना उसको जेलस करते हैं लोग कि बड़ी अच्छी कार में बैठा है, ये बड़ी अच्छी। तो कहता है अगर जेलस लोग करते हैं तो ये तू भगवान का शुक्र कर। मेरी माँ ने बोलती है कि अगर आपको इनकम टैक्स देना पड़ता है उसको दुख ना करो, दो, क्योंकि ज़्यादा पैसा कमा रहे हो तो इनकम टैक्स दे रहे हो ना। कई गरीब तो इनकम टैक्स दे नहीं सकते। तुम भागों वाले हो अगर भाग्यवान हो अगर इनकम टैक्स दे रहे हो, और लोग तुमसे जेलस करते हैं। पर लेकिन नीचे रहना, जिस फल को फ्रूट ज़्यादा लगता है वो झुक जाता है। आकड़ नहीं करनी, हम्बल रहना, क्योंकि जब आकड़ करोगे तो फिर और नुकसान होगा। तो कंजर्वेटिव पार्टी की जो गुटबाजी है उसका शिकार कभी नहीं हुए आप? होते रहते हैं। देखो प्रेजुडिस जो है ना वो हर हिंदू धर्म में है, सिख धर्म में है, मुसलमान में है, और शिया सुन्नी से लड़ रहे हैं। हिंदू किसी को बोलता है दलित है, अनटचेबल है, सिखों में कहता है ये जट है, नॉट जट है। ये चलता रहता है, इसको इग्नोर करना चाहिए। इसको अगर उसके अंदर घुस गए ना, जैसे कहते हैं काफले चलते रहते हो, कुत्ते भौंकते रहते हैं, उनको भौंकने दो, अपने मंजिल पे चलते रहो। कि अगर मैं उसमें फंस गया, ये मेरे को क्या सोचता है, ये मेरे को क्या, फिर मैं उस चक्कर में पड़ जाऊँगा। अच्छा, तो अब क्योंकि आप संसद में लगातार पाकिस्तान और खालिस्तान को लेकर बोलते हैं, सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान पर। पाकिस्तान को लेकर आपका क्या सोचना है, क्या स्टैंड है? क्योंकि पाकिस्तान अपने आप को बहुत कहता है कि हम बहुत ताकतवर मुल्क हैं, वो बार बार गिदर भपकियाँ भी देता है। आपने सुना होगा बीते सालों में जब इमरान खान की सरकार थी या फिर नई सरकार, तो लेकिन लोग कहते हैं कि उसको ये जो कुछ भी बोलता है वो शह जो है वो ब्रिटेन से मिलता है। ब्रिटेन से मिलता है, चाइना से मिलता है, क्योंकि लोगों को जो भारत की तरक्की है भा नहीं रही। यस, क्योंकि वो कंपेटिटर हो रहा है ना इंडिया इनकी वो मार्केट नहीं है जो पहले माल लेती थी तो ज़बरदस्ती हमें देते थे, तुम्हें यही खाना पड़ेगा, यही पाना पड़ेगा। अब हिंदुस्तान इनको बेचता है। हमारी कंपटीशन जो है बढ़ रही है, हमारी इकॉनमी नेक एंड नेक है। हम भी नंबर 4 या नंबर 5 पे आ गए हैं और बड़ी जल्दी पास भी कर जाएंगे, नंबर 2 पे आ जाएंगे। क्योंकि हमारे 1.4 बिलियन इंजन हैं, ब्रिटेन के तो 65 इंजन है ना, 65 मिलियन। कहाँ इतने इंजन गाड़ी को खींच रहे हैं। किसी न किसी रास्ते में कोई आईटी है या कोई फार्मास्यूटिकल है, कभी हम नंबर 1 बन जाएंगे। अभी हम चांद पे भी उतर गए, स्पेस में भी, मून पे भी चले गए हैं जी। उसके बाद जो 2 बिलियन कोविड के वैक्सीनेशन बनाए, जो गरीब कंट्री है, हमें कितना वो थैंक यू करते होंगे कि अगर भारत ना बनाता तो वो तो
और ये कहते भी हैं, वो सार्वजनिक मंचों से कहते हैं कि भारत ने जिस तरीके का काम किया कोविड में वो सराहनीय था। मैं पाकिस्तान को ये कहता हूँ कि देखो, घर बन गए हैं, तुम्हें कंट्री इतनी दुखी, 1 मिलियन बंदे शहीद हुए, 10 मिलियन को आपने रेफ्यूजी बनाया, अब शुक्र करो और अच्छे नेबर की तरह रहो। ये टेररिस्ट भेजते रहते हो, टेररिस्ट भेजते रहते हो, आपको ज़्यादा नुकसान होता है। अपना साइज़ देखो, इकोनॉमी का साइज़ देखो, पॉपुलेशन का साइज़ देखो, ज्योग्राफी का। आप लोगों के पैसे लेके, एड लेके युद्ध करते हो, हैं जी। आपके घर में बिजली तक तो है नहीं, खाना तक तो है नहीं, इकोनॉमी क्लैप्स है, लोगों से पैसे मांग रहे हो, तो सीधे रास्ते आ जाओ। कंट्री तो बना ली, चला सके नहीं। 25 साल में बांग्लादेश अलग हो गया, क्योंकि सीधे रास्ते आ जाओ। शुक्र करो अल्लाह का कि आपको कंट्री मिल गई है, और लोगों, आवाम को कुछ खाने को दो, उनको ब्रेड चाहिए, बम नहीं चाहिए। आपने न्यूक्लियर पावर बना लिया, क्या कर लोगे न्यूक्लियर पावर से भाई? इंडिया को अटैक करोगे तो ख़त्म हो जाओगे, एक दूसरे दिन ख़त्म हो जाएगा, है जी। तो ये बेवकूफ़ लीडर है, इनको विजन नहीं है। कंट्री तो मिल गई, हाथों का ही काट मार के ले ली, लेकिन चलाएगा कौन? देखिए वही समस्या है, वो समझने को तैयार नहीं है। नहीं, बिकॉज क्या हुआ कि पाकिस्तान की मिलिट्री ने कंट्रोल कर लिया पाकिस्तान को। अब घोड़ा घास से दोस्ती करे तो खाएगा क्या? अगर जब पीस हो जाएगा इंडिया पाकिस्तान का, तो मिलिट्री को कौन पूछेगा? तो उन्होंने, कहते ना, हर 2-4 साल बाद एक टेररिस्ट अटैक समझाते नहीं आप कोई फोन करके? मैं बड़ा समझाता हूँ, उनको मैंने बोला कि देखो, तुम इतना बड़ा नेबर है आपका, सारी दुनिया क्यों कर रही है इंडिया के साथ बिजनेस करने के लिए, और तुम इंडिया के साथ दुश्मनी रखते हो। तो मैं कहा देखो, सारा ट्रेड जो इंडिया का है, अफ़गानिस्तान, ईरान, सेंट्रल है, तो आपके थ्रू जा सकता है, आपको पैसा मिलेगा, आपके रोड यूज़ करेंगे, आपका पेट्रोल, आपके रेस्टोरेंट ट्रेड होगी। आपके पास इतनी डॉक्टर एडवांस नहीं जितने हमारे पास है। आपके पेशेंट जो है यूके, इंडिया आते हैं हार्ट के लिए या कैंसर के लिए, तो यू कैन डू। आपकी मिलिट्री का खर्चा कम हो जाएगा, है जी। इतनी बढ़िया वाइट एलिफेंट रखा है जिसने सारी युद्ध हारे हैं, लेकिन तगमे इंडिया से जनरल से ज़्यादा लगाते हैं वो, हाँ जी। कभी देखा उनके? जी बिल्कुल। ऐसे वो पूछो कि भाई ये किस युद्ध में जीते थे? हारने के तगमे लिखे। हाँ, मतलब पाकिस्तान के जो जितने भी अधिकारी हैं, बहुत सारे तगमे होते हैं। बस वो ये ना, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, है नहीं। अब मैं तो उनको बोलता ये तगमे किस खुशी में ला रखे हैं, है नहीं। कोई युद्ध जीता भी है कि लोगों को, अपने लोगों को जीत लिया आपने, डरा दिए, है जी। एनीवे, तो ये जब तक वो चेंज नहीं हो गए, उनका फ्यूचर नहीं है। चाइना आ गया, चाइना के देखो, मैं उनको बोलता हूँ, 1 मिलियन मुसलमान चाइना ने उइगर डिटेंशन सेंटर में डाले हैं। मैं क्या, जो अपने बच्चे को लुक आफ्टर नहीं करते तो आपको क्या करेगा? जिसके अपने बच्चे भूखे मर रहे हैं, जो अपने बच्चों को कोई आज़ादी नहीं देता, कोई राइट नहीं देता, कुछ नहीं, फिर आपको क्या देगा? जब जिस दिन आप उसके अंदर डिपेंड हो जाएगा, आपको खा जाएगा। अभी तो ग्वाडर पोर्ट ले लिया था चाइना ने। तो बेवकूफ़ लीडरशिप क्राइसिस है। हमें तो भगवान ने मोदी जी दे दिए, तो हमारी तो कोई अच्छी किस्मत थी कि मोदी जी ने आके भारत को आत्मनिर्भर करने की कोशिश कर रहे हैं, और हमें मिलिट्री फोर्स बना रहे हैं, हमें अच्छे से अच्छा इक्विपमेंट लेके दे रहे हैं सोल्जरों को। मैं जब 1962 की वॉर थी, हमारे सोल्जर पर अच्छे जूते भी नहीं थे टू गो इनटू दैट काइंड ऑफ वॉर, कुछ भी नहीं था हमारे पास, क्योंकि मेरे 5 भाई आर्मी में थे, तो मुझे पता है कि कैसे थे कि वो फ्रॉस्ट बाइट होती थी वहाँ उनको, बर्फ़ से। वी वर नॉट प्रिपेयर्ड। हम तो पीसफुल नेशन थे, हिंदी चीनी भाई भाई के नारे में लाता स्कूल में, हिंदी चीनी भाई। आपने लगाए हैं? हाँ, बड़े हिंदी चीनी भाई चौन लाए आए थे यहाँ। मैं छोटा सा स्कूल में छुट्टी हो गई थी, जाओ बाहर झंडा लेके, चाइनीज़ झंडा। अभी तो मैं चाइनीज़ हाथ लिख रहा कभी नहीं हाथ लगा। आप कोई बोले तो, आप कोई कहे तो अब हाँ? चाइना को, अरे सारी दुनिया को वक्त पा रखा है चाइना ने। सारी दुनिया डर रही है कि पता नहीं सोचते क्या करते क्या हैं, है जी। वो साउथ चाइना सी में अमेरिका, ताइवान, हांगकांग खा गए, इधर तिब्बत खा गए, इधर हमारा अरुणाचल के ऊपर आंख रखी है, लद्दाख में आंख रखी है। इनसे तो भगवान बचाए, इनसे कोई ट्रस्ट नहीं कर सकता, भरोसे के लायक नहीं है। मैंने लेटर लिखा था प्राइम मिनिस्टर को, मैं कहा डोंट ट्रस्ट, अपने आप पे आत्मनिर्भर करो। हम चाइना से माल लेते हैं, कोई बड़ा हाईटेक थोड़ी लेते हैं। ये क्या छोटे छोटे कैंडल ले लिया, बल्ब ले लिया, हम नहीं बना सकते। अगर हम स्पेस क्राफ्ट बना सकते तो इधर ध्यान देना चाहिए। जो चाइना से लेते हैं माल, वो बंद करके यहाँ बनाओ। खालिस्तान को लेकर बहुत मुखर रहे हैं आप।
खालिस्तान आपको नहीं लगता कि देश को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है? और एक इसके साथ ये भी सवाल है कि ब्रिटेन में इतने सांसद हैं जो कि खालिस्तान का समर्थन करते हैं, ऐसा क्यों है? क्योंकि आपको मैंने पहले बोला है कि ये हिंदुस्तान की तरक्की को हिंडर करते हैं, हैम्पर करते हैं, कि बदनामी करने के लिए इंडिया को, क्योंकि उनके पास तो वो चीज़ है नहीं जो इंडिया के पास है। कहाँ पहुँच गया इंडिया, इकोनॉमिकली फॉरवर्ड हो गया। अरे छोटा का देश थोड़ी है इंडिया, इनकी तरक्की जितनी है, इनकी इकॉनमी। अच्छा, ये जो है ना डिवाइड एंड रूल के किंग हैं। यस, तो ये जो बेवकूफ़ लोगों को देते हैं ताकि इंडिया की, मैं लड़ता हूँ उनके साथ। पहले तो उनको सरदारों को बोलता हूँ कि तुम्हें अपनी हिस्ट्री पता है? तो हिंदुओं से तो आए हो, तुम्हारे जो रूट्स हैं वो कहाँ से हैं? आसमान से हैं, हिंदुओं से निकले हो ना। गुरु नानक भी तो हिंदू था, गुरु गोविंद सिंह भी, गोविंद राय था उनका नाम, खालसा उन्होंने बनाया। क्यों बनाया? तुम पहले देखो, है जी। हमारा जो गुरबानी है, हिंदुओं की गुरबानी है, क्योंकि इंटरफेथ पे बनाया, यूनाइट करने के लिए होगा, हमें डिवाइड करने के लिए। तुम डिवाइड करना चाहते हो। गुरुओं ने तो यूनाइट करने के लिए एक धर्म बनाया था कि सारे, थोड़ा उसमें मुस्लिम टीचिंग भी है, सिख टीचिंग भी है, हिंदू तो मैक्सिमम है ना, तो तुम यूनाइट हो जाओ। अच्छा, जब सिखों ने, गुरु गोबिंद सिंह ने ब्रदरहुड ऑफ खालसा बनाया, ब्रदरहुड से 5 प्यारे थे। एक आया था उड़ीसा से, एक आया था गुजरात से, एक आया था यूपी से, एक आया था कर्नाटका से, एक आया था पंजाब से। ये इसका मतलब है कि सारा हिंदुस्तान एक है। तो सारे सिख जो हैं, सिख, उनके जो डीएनए है वो सारे भारत के हैं। यस, तो इसलिए उनको मैं बोलता हूँ, सारे हिंदुस्तान में हिस्टोरिकल गुरुद्वारे हैं। तुम वीज़ा मांगोगे फिर कि मैंने पटना जाना, मुझे वीज़ा दो, है जी। मैंने हजूर साहब जाना है, मुझे वीज़ा दो। मैंने नदेड़ जाना है गुरु गोबिंद सिंह, मुझे वीज़ा चाहिए। भाई पागल आदमी, भाई तुम्हारे गुरुओं की वो धरती है, तुम काटना चाहते हो। आगे तो देखो क्या हुआ, पाकिस्तान ने बनाया धर्म के नाम पे, उसका हाल देख लो। यहाँ भी होगा, आपस में लड़ोगे, है जी। धर्म के नाम पर बनाया और वहाँ के लोगों के लिए कुछ नहीं किया। अच्छा, उसके बाद जब आप अकेले हो जाओगे, अभी तो भारत इतना पैसा लगाता है सिक्योरिटी पे, टू स्टॉप द ड्रग्स कमिंग इनटू पाकिस्तान, फ्रॉम पाकिस्तान इनटू पंजाब। कितना वो तो जब पता लगे इंडिया ख़त्म हो गया, मिलिट्री इंडिया की चलेगी बॉर्डर से, वो तो आ जाएंगे अंदर। ड्रग कैपिटल करे, सारे सरदारों को नशे में ख़त्म कर देंगे, वो ऐसे फेंकना शुरू कर देंगे, पियो। तो इनको पता नहीं, वो टेररिस्ट आ जाएंगे। उनको तो कश्मीर के लिए वो यूज़ कर रहे हैं, इनको खालिस्तानियों को, है जी। इनको अकल नहीं है। लेकिन ये हर जगह झंडे लेके पहुंच जाते हैं। हमने देखा ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा ये सब होता है, और खालिस्तान को लेकर जो बातें उठती हैं, और हमने देखा भी है कि आपने संसद में कई बार इसको लेकर बोला है। कई तो भैया जान के अपना केस खराब करते हैं असाइलम लेने के लिए, कि हमने पहले हिंदू इंडिया को गाली देंगे, और इंडिया पुलिस केस बनेगा तो कहें देखो मेरे पास केस बन गया। यह चलाकी करते हैं। दूसरा, गुरुद्वारों से पैसे खाने उन्होंने, या खालिस्तान का नाम लेकर ये सिखों को बड़ी जुल्म हो रहा है। भाई तुम हो रहा है तो तुम आओ यहाँ, पार्टी बनाओ एक, कि हमने खालिस्तान पार्टी बना रही है। फिर देखो जूते पड़ते हैं या वोट पड़ते हैं आपको, है जी। तुम आके यहाँ, ये तो डेमोक्रेसी है, ओपन है, जो मर्जी बनाओ, जिस मर्जी मुद्दे पे आप लड़ो, लोगों को। पर आपको बंदूकें चलाने की क्या लोड़ है, टेररिस्ट करने की क्या जरूरत है? ये तो आपके पास बैलेट बॉक्स लाओ, यूज़ करो। वो तो भारत को तोड़ने की बात करते हैं। भारत कभी टूट सकता है? अभी वो चाइना ने ट्राई की है, पाकिस्तान ने 4 युद्ध किए। इनके पास क्या टैंक है? इनके पास पाकिस्तान को तो अमेरिका देता था सपोर्ट, लेटेस्ट वेपन, लेटेस्ट टैंक, लेटेस्ट प्लेन, वो हार गए, जूते खा के गए। लेकिन एक चीज़ हमने जो देखी है वो ये कि जब हालिया यात्रा थी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की, तो उस दौरान जब वो यहाँ से गए तो जेसीबी का मुद्दा हो, भारत में धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर बात हो, बड़े सांसद जिस तरीके से बोलते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि सारी कमियां भारत में ही दिखती हैं। भारत में धार्मिक आज़ादी नहीं है, एक खास वर्ग को टारगेट किया जाता है, छुटपुट घटनाएं हर जगह होती हैं। लेकिन इस तरीके से भारत को टारगेट क्यों करते हैं लोग? देखो, सबसे पहले तो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन देखो, जो बाबा अम्बेडकर ने बनाया है। हर आदमी बराबर है, औरतें भी बराबर हैं, उसमें तो कोई भेदभाव नहीं है ना। गवर्नमेंट जो बोलती है, आज हमारे आदिवासी प्रेसिडेंट हैं, इससे बड़ा रुतबा किसको मिल सकता है? नंबर 1 हेड ऑफ स्टेट, हमारी वो
महिला हैं जो कहाँ से शुरू किया उन्होंने लाइफ, या सो एवरीबॉडी इज इक्वल, एवरीबॉडी इज इक्वल बाय कॉन्स्टिट्यूशन। देयर आर लॉज, यहाँ कानून है। अगर आप कोई कह दो कि मुझे मुसलमान करके इसने नौकरी नहीं दी या मुझे नफरत किया, आपके कानून आप उसको अंदर करा सकते हो, खैर। पर लेकिन ये मुट्ठी पर बंदे, अगर इतनी बड़ी कंट्री है, एक फैमिली में झगड़ा होता रहता है, तो माइंड इसको तो इग्नोर करो, बड़ी पिक्चर देखो। हज़ारों साल से यहाँ हर धर्म के लोग यहाँ रह रहे हैं, हर रिलीजन के क्या बोलते हैं, कल्चर, लैंग्वेजेस, नेशनल यहाँ रह रहे हैं। चलिए अब क्योंकि हम लोग बातचीत कर ही रहे हैं तो ये भी समझ लेते हैं कि क्या इस वक्त स्थिति है ऋषि सुनक बनाम लिज ट्रस, स्थिति क्या बन रही है? क्योंकि आपके यहाँ तो रिपोर्टिंग हो रही है कि ऋषि सुनक जो है वो हार रहे हैं। नहीं, देखो पता क्या है, ये पॉलिटिक्स में कोई पता नहीं किस वक्त लोगों का मूड चेंज हो जाए, क्योंकि ऋषि सुनक की जो है वो, क्योंकि अंग्रेज नहीं है, थोड़े से लोग परसेप्शन होती है ना, घबराते भी हैं क्या हो गया। ये तो भी खुद सोचा भी नहीं था, ये तो हमें हम इमिग्रेंट लाए थे काम करने के लिए, ये तो प्रधानमंत्री बन जाएगा। ये तो आगे से आगे बढ़ रहे हैं, इससे ऊपर तो कोई। लेकिन मैं कहता हूँ अंग्रेज लोग फेयर हैं, यहाँ तक हम पहुँचे हैं, क्यों पहुँचे कि उनकी टॉलरेंस है, उनकी फेयर प्ले है, वहाँ भी लॉ हैं। तो ऋषि अगर बनेगा अपनी मेरिट से बनेगा। तो आप ऋषि और लिज ट्रस में अगर अंक देना चाहें मेरिट के आधार पर, तो ऋषि को कितने अंक देंगे और लिज ट्रस को कितने अंक? ऋषि को मैं दूंगा 10, लिज को दूंगा 7। आपको क्या लगता है किन मामलों में लिज जो है वो पीछे है ऋषि से? देखो, सबसे पहले जो ऋषि है ना, वो चांसलर था। चांसलर नंबर 2 होती है जॉब प्राइम मिनिस्टर का। जब वो चांसलर था तो इतना बड़ा महामारी आई जो कोविड के साथ, यस, इकॉनमी वाज शैटर्ड, लोगों की लाइवलीहुड वाज गॉन, फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, तो किसने बचाया? चांसलर था, उसने दिमाग लगाया कि लोगों को पैसे दो, फरलो स्कीम दो, जब तक ये कोविड कंट्रोल में नहीं आता घर में बैठो, ताकि एक दफ़ा लोग चले गए दोबारा कहाँ से मिलेगा वो वर्क फोर्स, फैक्ट्री बंद होगी दोबारा कैसे शुरू करेंगे। तो उसने पता नहीं कितने ट्रिलियन बंदे पैसे ला के बचाया लोगों को। या दूसरा, उसके पास जो प्रोग्राम है हाउ टू रिवाइव द इकॉनमी, क्योंकि वी आर कमिंग थ्रू ऑफ डिफ़िकल्टी। उसके बाद रशिया ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया, उससे दुनिया में हर चीज़ की प्राइस, एनर्जी की प्राइस ऊपर जाए तो सबकी प्राइस ऊपर चली जाती है। फूड, जो ग्रेन, कितना ग्रेन आता था यूक्रेन से, वो बंद हो चुका है, आटे दालों की प्राइस बढ़ गई। तो द कंट्री इज़ गोइंग थ्रू वेरी डिफ़िकल्ट इकोनॉमिकली। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने कहा है कि 13% तक इन्फ्लेशन होगी और इंटरेस्ट रेट भी बड़े हाई जाएंगे। तो उस वक्त पे वो एक्सपीरियंस चांसलर चाहिए जो लोगों को लालच नहीं देगा कि मैं तुम्हें लालच देता हूँ कि लो जी तुम टैक्स कट दो, मेरे वोट पा दो। समबडी वी नीड हु कैन हैव, जो डिफ़िकल्ट डिसीजन होते हैं ना, कि मैंने पहले इन्फ्लेशन को अंडर कंट्रोल करना है फिर टैक्स कटना है। ये आग के ऊपर तेल डालने वाले कोई अकल की बात नहीं है, पहले कंट्रोल आग को करो फिर बात देखें, पहले इन्फ्लेशन कंट्रोल करो। एक तो उसमें ये है ऋषि के पास। दूसरा, जब ऋषि बन जाएगा, कितने नॉन वाइट जो है ना ब्रिटिश सिटीजन, वो पार्टी ज्वाइन करेंगे कि उनको उम्मीद आ जाएगी ये पार्टी बड़ी फेयर है, खुली है, यहाँ तो हर आदमी आगे जा सकता है, वो भी अट्रैक्ट हो जाएंगे। तीसरा, यूके इंडिया की ट्रेड डील हो रही है, ये मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील होगी। नंबर 4, नंबर 5 इकॉनमीज। अगर ऋषि होगा तो ही विल गेट बेस्ट आउट ऑफ दिस ट्रेड डील, या उसका फ़ायदा उठाने वाला ऋषि होगा बहुत ज़्यादा। एंड जी तीसरा जो ऋषि है, ही इज़ वेरी एजुकेटेड, वेरी यंग, वेरी डायनेमिक एंड ही इज़ वेरी आर्टिकुलेट, सो इट्स ऑल गुड। तो सुना आपने कि ब्रिटेन में जो कुछ भी हो रहा है, अगर हम ऋषि सुनक बनाम लिज ट्रस की बात करें या फिर हम लॉर्ड रेमिरेंजर की उस यात्रा की बात करें जब वहाँ पर वो एक इमिग्रेंट के तौर पर जाते हैं और अब वो वहाँ पर लॉर्ड है, इसकी पूरी कहानी आपने सुन ही ली है। तो आप भी हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि ये बातचीत हमने खास आपके लिए रिकॉर्ड की है। जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद, थैंक यू।